Hello, good morning everyone. Welcome back SQ Digital Learning Classes. I am Deepen Singh, Associate Professor, Department of Pharmacy, Sri Krishna University. Today I am going to deliver lecture on surface and interfacial tension. So from B.Pharm third semester in the physical pharmaceutics. ठीक है, so आज हम आपको हिंदी में बताएंगे जो आपका सरफेस इंटरफेस टेंशन है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स जब दो इमिसिबल फेज आपस में मिलते हैं तो उन दो फेज के मिलने से एक बॉन्डी का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं हम? इंटरफेस। देखिए जैसे यह पेन है, यह मेरा हैंड है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो इनके बीच में एक यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगा बाउंड्री का। तो जो ये बाउंड्री बनती है इसी को कहते हैं इंटरफेस। देखिए इंटरफेस को सबसे अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। आप इसको देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, यदि मान लीजिए आपको यहाँ से एक बीकर लेते हैं, ठीक है, इस बीकर में आप कुछ यहाँ पर सॉलिड बॉल डाल दीजिए। यहाँ जब सॉलिड बॉल डलेंगी और इसमें थोड़ा सा आप क्या करें, यहाँ पर लिक्विड फिल कर दें। लिक्विड के ऊपर वाली सतह पे आप यहाँ पर ऑयल, जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं उनको डाल दें। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? सॉलिड पार्टिकल, यहाँ लिक्विड, यहाँ आपका ऑयल ग्लोब्यूल, और जो स्पेस बचा हुआ यहाँ पर होगा क्या? आपका गैस। तो जब सॉलिड के बीच में जो बाउंड्री बनेगी, सॉलिड इंटरफेस, ये सॉलिड पार्टिकल हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करेंगे तो इसे कहेंगे क्या? सॉलिड इंटरफेस। यहाँ देखिए, सी हियर, ये लिक्विड और सॉलिड, जब इनके बीच में सॉलिड और लिक्विड, जब इनके बीच में कोई बाउंड्री बनती है उसको कहते हैं सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। अब यह भी लिक्विड है, मतलब वाटर भी लिक्विड हुआ और यहाँ पे ऑयल भी लिक्विड। तो जब इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री का फॉर्मेशन होगा उसको क्या कहेंगे आप? लिक्विड इंटरफेस। अब देखिए, जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो उसमें क्या होता है? आपके एयर। तो यहाँ आप कह सकते हैं इस वाली फेज को लिक्विड गैस इंटरफेस। तो फिर समझ में आया? जो इंटरफेस है, इंटरफेस क्या होता है आपका? जब दो इमिसिबल फेज कैसे आपस में घुले ना, दो इमिसिबल फेज जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एक बाउंड्री का फॉर्मेशन हो जाता है। जो बाउंड्री बनती है उसको क्या कहते हैं हम? इंटरफेस। इंटरफेस कितने प्रकार की आपने देखी? यहाँ पर इंटरफेस होते हैं 4 प्रकार की: सॉलिड इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड इंटरफेस एंड लिक्विड गैस इंटरफेस। अब हमें बात करनी किसके बारे में? सरफेस। सरफेस क्या होती है? सरफेस में एक फेस का गैसियस होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें यहाँ पर कोई आप ये मान लीजिए कोई किसी सॉलिड पार्टिकल का कोई टुकड़ा है, तो इसके जो ऊपरी सतह होगी यहाँ पर क्या है? आपकी गैस। तो हम इसे कह सकते हैं सॉलिड सरफेस। कैसे? हमारी स्किन है आपके, दिख रहा है, तो ऊपर आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ पर गैस रहती है
एक गैस फेज हो गया, दूसरी है आपका स्किन। ठीक है, तो इनके बीच में इसके जो ऊपर जो स्किन के ऊपर जो लेयर है इसको क्या कहेंगे आप, इसे बोल देंगे हम सरफेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सरफेस और इंटरफेसियल दोनों चीज आपको क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है समझने का वो होता है, देखिए आपको यह डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप देखिए यह क्या आपके लिक्विड के ड्रॉप जो बूंद होती हैं। तो जब समान फेस के बीच में, सेम फेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, समान फेस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं हम, कोहेशनल फोर्स। और जब दो डिफरेंट फेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको कहते हैं एडहेशनल फोर्स। इस डायग्राम में देखिए आप, ये बहुत सारे क्या हैं आपके लिक्विड के ड्रॉपलेट हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनके बीच में लिक्विड क्या है आपके, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड है। तो जब लिक्विड के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कोहेशनल फोर्स। यहाँ कोहेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन यदि हम इसमें देखते हैं, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, यदि इसको देखते हैं तो इसमें दो डिफरेंट फेज हैं। एक नीचे है आपके यहाँ पर लिक्विड फेज, ऊपर हुई कौन सी आपकी जो गैसियस फेज है। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल को इस साइड भी एक फोर्स लग रहा है, इस साइड भी एक फोर्स लग रहा है, नीचे ही फोर्स लगा है, लेकिन ऊपर से कोई नहीं है फोर्स देने के लिए। तो जो यहां पर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। समझ में आया? देखिए हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मैं हूं एक वाटर का मॉलिक्यूल, यदि मैं ऐसा खड़ा हो गया, मुझे किसी ने इस तरफ से खींचा, एक ने इस साइड से खींचा, एक ने ऊपर से खींचा, एक ने नीचे से, तो क्या होगा, हम अपनी पोजीशन पर स्थिर बने रहेंगे, किसी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हमें एक बंदा इस साइड खींचा, एक बंदा इस साइड खींचा, एक बंदा नीचे खींचा, तो ऊपर से हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो जो ये 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, इसी को कहते हैं हम सरफेस टेंशन। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी, इसको पहले इंटरफेस, ये बताया था ना अभी, इंटरफेस और सरफेस। यहां क्या बताया है हमने, सारे सरफेस इंटरफेस हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटरफेस सरफेस नहीं हो सकते। कैसे? जैसे यदि हम बोलें पार्ले-जी बिस्किट हैं, लेकिन सारे बिस्किट पार्ले-जी नहीं हैं, वो किसी दूसरी कंपनी के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर सरफेस टेंशन देख लिया। सरफेस टेंशन को यदि हम दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ must be applied parallel to the surface to counterbalance the net inward pull। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इस साइड भी ये क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर इसमें क्या है, टेंशन क्रिएट हो रही है ऊपर की तरफ, अपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस तरफ फोर्स लगा, इस तरफ यहाँ फोर्स लगा, यहाँ पर कोई फोर्स लेने वाला नहीं है। तो जो यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। आगे देखिए, क्या है अब नेक्स्ट, इंटरफेसियल टेंशन। इंटरफेसियल टेंशन मतलब क्या होता है, इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है, जब
कोई फोर्स किसके बीच में लगता है, फोर्स किसके बीच में लगे जाओ, दो लिक्विड के बीच में। कौन कौन से, या तो दो लिक्विड या दो फेस, लिक्विड लिक्विड भी फेस हो सकती हैं और सॉलिड लिक्विड, जो इनके बीच में जो एक टेंशन क्रिएट हो रही है उसको कहते हैं आप इंटरफेसियल टेंशन। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी में क्या होता है, कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है, कोई भी लिक्विड होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या टेंडेंसी होती है कि वह सरफेस पे जब पड़ता है तो अंदर की तरफ क्या होता है, खिंचता है। वो ये देख रहे हैं आपको, जब ये सरफेस पे पड़ेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, इससे क्या होगा, जो आपकी सरफेस फ्री एनर्जी है वो कम हो जाती है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो वाटर का ड्रॉप है, वह स्फेरिकल शेप का क्यों होता है स्फेरिकल शेप का, ड्यू टू सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सरफेस टेंशन को जनरली हम 5 मेथड के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिसमें देखिए पहला है कैपिलरी राइज मेथड, दूसरा ड्रॉप काउंट मेथड, तीसरा ड्रॉप वेट मेथड, चौथा है विल्हेल्मी-प्रेट मेथड और लास्ट है आपका रिंग डिटैचमेंट मेथड। सो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड से हमें क्या करना है, सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करना है। उसके लिए क्या होता है, हमने एक कैपिलरी ली, कैपिलरी को क्या किया, एक बीकर में जिसमें पानी भरा उसमें डिप किया। जब कैपिलरी ट्यूब को किसी बीकर में डिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वाटर इसका ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये वाटर ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होगा, कि क्यों हो रहा है, ऊपर की तरफ क्यों भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है कि जो आपका ये सरफेस है, ये है आपके क्या, लिक्विड, तो इन दोनों के बीच में यहाँ लग रहा है एडहेशनल फोर्स। जबकि लिक्विड लिक्विड के बीच होगा तो यहाँ कौन लगेगा, आपका कोहेशनल फोर्स। तो चूंकि कैपिलरी की वॉल और लिक्विड इन दोनों के बीच में एडिशनल फोर्स लग रहा है, तो ये वाटर ऊपर की तरफ रन कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये कब तक जाएगा, जब तक कि एडिशनल फोर्स और नीचे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल नहीं हो जाते, तब तक यह वाटर आपका कैपिलरी ट्यूब में ऊपर बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, गामा इक्वल टू 1/2 RH रो जी। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैपिलरी राइज मेथड से आपका सरफेस टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात पे आगे चलते हैं। अब दूसरा है ड्रॉप काउंट मेथड। ड्रॉप काउंट मेथड में यदि हमें सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह है आपका स्टेलेग्मोमीटर। एक स्टेलेग्मोमीटर है, इसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इसके बीच में क्या लगी होती है, एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। तो हम क्या करते हैं, क्या है ड्रॉप काउंट। ड्रॉप काउंट मतलब हमें इसकी ड्रॉप को गिनना है, काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे, सबसे पहले कोई बी का होगा, यहाँ से उसको फिलअप करेंगे, कहाँ से, पॉइंट ए से और पॉइंट बी की जो यहाँ तक लिक्विड को फिल कर लेंगे। फिर जब इसको यहाँ से ओपन करते हैं आन को, तो क्या करेगा, ये नीचे यहाँ से वाटर नीचे जाना स्टार्ट होगा, कहाँ तक, यहाँ तक। कहाँ तक जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जितना वाटर यहाँ पर यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर क्या है, हमें काउंट करना है कि कितनी ड्रॉप ए मार्क से बी मार्क तक पहुंचने में लगेंगे। जब यहाँ तक हो जाएगा तो इसको एक फॉर्मूला होता है, गामा 2 इक्वल टू
N1 ρ2 अपॉन N2 ρ1 मल्टीप्लाई गामा 1। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, ड्रॉप काउंट मेथड से हम सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर लेंगे। ऐसे ही आपका होता है एक ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप वेट मेथड भी आपका इसी मेथड से निकालना है। जो आप स्टेलेगोमीटर लेंगे, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी ड्रॉप गिर रही हैं उसको एक आप बीकर में लेकर वेट मशीन पर आपको वेट कर लेना है कितनी ड्रॉप गिरी हुई है। फिर जो आपको फॉर्मूला भी बताया था सेम इसी फॉर्मूले में उसको रख देना है, किसमें, गामा 2 इक्वल टू N1 ρ2 अपॉन N2 ρ1 मल्टीप्लाई बाई गामा 1। इस फॉर्मूले में आप रख देंगे तो आपका ड्रॉप वेट मेथड से आप सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे विल-हेल्मी प्लेट मेथड। विल-हेल्मी प्लेट मेथड में क्या होता है, एक प्लेट होती है उसको ऐसे एक धागा के द्वारा क्या करते हैं, ऊपर बांध देते हैं। तो जब धागा ऐसे रोटेट होगा तो वहाँ पर एक रीडिंग आ जाती है। उस रीडिंग को नोट करके हम इसको विल-हेल्मी प्लेट मेथड से सरफेस टेंशन को निकाल सकते हैं। ऐसे ही द डी नॉइस रिंग डिटैचमेंट मेथड भी होता है। इसमें जो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इस फॉर्मूले की सहायता से सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड। स्प्रेडिंग मतलब स्प्रेडिंग मतलब फैलाव। कोई भी लिक्विड होगा वो ज़्यादा कब फैलेगा, जब उसका एडहेशनल फोर्स इज मोर देन कोहेशनल फोर्स। मतलब एडहेशनल फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशनल फोर्स की अपेक्षा तो स्प्रेडिंग उतनी ज़्यादा होगी। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंस किसके बीच में, वर्क ऑफ एडहेशनल एंड वर्क ऑफ कोहेशनल। जो एडिशनल कोहेशनल का जो वर्क होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव हुआ, देखिए यदि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, स्प्रेडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन यदि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये क्या करा, स्प्रेडिंग विल नॉट टेक प्लेस। मतलब स्प्रेडिंग की कोई संभावना नहीं है, स्प्रेडिंग नहीं होगी। मतलब क्या होगा, जो लिक्विड है वो वहां तक फैलेगा नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट कहाँ उपयोग कर सकते हैं, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे देखिए आप क्रीम बनाने में, ऑइंटमेंट, लोशन, इमल्सन, सस्पेंशन, इन सबको जब प्रिपेयर करते हैं तो हम स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का इसमें उपयोग करते हैं। आगे अब बात करते हैं किसके बारे में, सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट यहाँ देख रहे हैं आप, एक होता है पोलर हेड, एक होता है नॉन पोलर। पोलर हेड की तरफ रहता है हेड, नॉन पोलर की तरफ रहता है टेल। तो सरफेस एक्टिव एजेंट मेन चीज़ क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं वो कहाँ पर, इंटरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। जब इंटरफेस पर कोई भी आयन मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट में दो प्रकार के इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हेड्स के साइड होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और जो टेल के साइड होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अब सरफेस एक्टिव एजेंट में जनरली जो हेड पार्टिकल होगा, जो पोलर एंड होगा, वो कहाँ होगा आपका, वाटर। जहाँ जिस साइड वाटर होगा उस साइड क्या होगा, पोलर हेड।
और जिस तरफ एयर होगी उस तरफ होगा नॉन पोलर हैंड या टेल। देखिए यहाँ देखिए यदि वाटर मॉलिक्यूल है तो उस तरफ क्या हो रहा है इसका हेड, मतलब पोलर एंड रहेगा वाटर की तरफ, नॉन पोलर एंड रहेगा ऑयल की तरफ। ना सरफेस एक्टिव एजेंट का क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट। तो सरफेस एक्टिव एजेंट को जनरली 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट मतलब क्या होता है, ये इनमें टॉक्सिसिटी की संभावना बहुत कम होती है। जब टॉक्सिसिटी की संभावना कम होती है, जैसे कि सॉर्बिटन ईस्टर या ट्विंस, यह है इसके एग्जाम, किसके, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। दूसरा है एन आयोनिक सरफेक्टेंट। देखो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट देखा, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट में यहाँ पर कोई आयंस नहीं है, ठीक है। जबकि एनायनिक सरफेक्टेंट, एनायनिक मतलब इसमें नेगेटिव आयन होगा, जो आपका हेड साइड उसमें नेगेटिव आयन होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है नॉन एनायनिक की, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया को रोक देता है। चाहे बॉडी पर कोई बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, रोकने का काम करता है। इसको कहते हैं हम बैक्टीरियोस्टैटिक। जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट, यह एक मेडिसिन है सोडियम लॉरेल सल्फेट, यह इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब बैक्टीरिया को बॉडी में अंदर नहीं जाने देगा, रोक देगा वहीं पर। दूसरा होता है कैटायनिक। कैटायनिक मतलब इसमें पॉजिटिव आयन हो। कैटायनिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बैक्टीरियोसाइडल, मतलब क्या कहेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर देगा। जैसे कि बेंजलकोनियम क्लोराइड, एक मेडिसिन है आपके बेंजलकोनियम क्लोराइड, इसकी प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरियोसाइडल, मतलब बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, कैटायनिक सरफेक्टेंट। एक होता है एम्फोलाइट। एम्फो मतलब दोनों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, मतलब इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक की प्रॉपर्टी रहेगी और बैक्टीरियोसाइडल की भी, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं HLB। HLB मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ग्रिफियन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसमें उन्होंने बताया कि यदि जो आपका स्केल है HLB स्केल, इसमें कुछ वैल्यू दी हुई हैं, 1 से लेके 18 तक वैल्यू दी हुई हैं। तो जब भी 1 से 8 तक की जो वैल्यू रहेगी उसको क्या कहेंगे, लाइपोफिलिक, और जो 8 से 18 के बीच में वैल्यू रहेगी उसको कहेंगे हम हाइड्रोफिलिक। क्लियर है? हाँ, अब एक बात करते हैं मेसिलाइजेशन। मेसिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब जो हमारा कंसंट्रेशन, मेसिलाइजेशन का पूरा फोकस करते हैं कंसंट्रेशन, जो दी हुई कंसंट्रेशन होती है उस पर यदि हमारी जो कंसंट्रेशन पहुंच जाती है तो उसको कहते हैं हम CMC, मतलब मैसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मैसेज कंसंट्रेशन। तो जब भी मीजल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मीजल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होने से जो हमारा सब्सटेंस होता है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन तो आपको पता है, एडजॉर्प्शन मतलब 2 शब्द होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जो अंदर चला जाए, अंदर एब्जॉर्ब, कोई चीज़ पर डाली इसके अंदर पेनिट्रेट होके सिस्टम सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं तो उसको होते हैं एब्जॉर्प्शन। दूसरा होता है एडजॉर्प्शन, एड डी पे फोकस करना है। एडजॉर्प्शन मतलब हमारे बॉडी पर वो चिपक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, तो वो होगा आपका क्या, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के बाद आती है बात वेटिंग। देखिए वेटिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का गीला होना। तो वेटिंग डिपेंड करता है किस पर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, यदि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस कम होगा, जितना कम कॉन्टैक्ट लेंस होगा किसका, जो आपका एक ड्रॉप है, पानी की बूंद होती है, जब किसी सरफेस पर गिरती है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है, यदि स्मॉल कॉन्टैक्ट एंगल बनता है, देखा ये एंगल यदि कम बना तो ज़्यादा वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा गीला करेंगे। लेकिन यदि कॉन्टैक्ट लेंस बड़ा बना
क्या, यदि इसका जो लेंस का जो एंगल यदि बड़ा बन गया तो ड्रॉपलेट मान लो वहाँ रखी रही ये जगह और उसने बड़ा हुआ तो इसमें क्या है, गीले होने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। स्टेप ऑफ बेटिंग, बेटिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखिए सबसे पहले क्या होता है, एडहेशनल बेटिंग। एडहेशनल मतलब जुड़ना। पहले क्या होगा, यह सरफेस है, इस सरफेस पर कोई भी ड्रॉप है वो क्या करेगी, यहाँ पर सबसे पहले जुड़ेगी, एडहेशनल हो जाएगी। दूसरा क्या है, इमर्जन। इमर्जन क्या है, उसके अंदर वो जाएगी, यहाँ जुड़ गए, इमर्ज मतलब अंदर पहुंच गए, और लास्ट में स्प्रेडिंग क्या होगा, पूरी जगह यह फैल जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है आपका बेटिंग के ये 3 स्टेप हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।